तो आदर्श की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संकरण के बारे में चर्चा की थी। संकरण क्या था, उनकी विधियां कितनी थी और वो किस तरह से अपने प्रयोगों को करती हैं, वो सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। संकरण की विधियों की जब हम चर्चा कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि दो विधियां आई थी। पहली थी, देखिए आप बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, दूरस्थ संकरण, दूरस्थ संकरण, और इसी से मिलती जुलती एक थी अंतः प्रवेदी। अंतः प्रवेदी, ये दो संकरण की प्रॉपर टेक्निक थी जिनके द्वारा वैज्ञानिक क्या करते थे, एक ही प्रजाति की अलग अलग किस्मों के अंदर संकरण करवाया करते थे। और दूरस्थ में क्या होता था कि दो भिन्न भिन्न प्रजातियों को लेकर के उनकी किस्मों में संकरण होता था। अब ये संकरण की जो विधियां थी ना, इनके अंदर अलग अलग चरण आते हैं जिनके द्वारा क्या करते हैं, उन संततियों को लेकर के उनके अंदर सारी क्रियाएं करवाई जाती है। जिनके अंदर यहाँ पर देखिए मैंने नोट कर रखा है, पहली है जनक का चयन। तो इस चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिए, जनक क्या होते हैं, सिंपल सी चीज है। जब आप लोग किन्हीं दो ब्रीड में, इनके ऊपर ध्यान देना आप, जब आप लोग ये दो ब्रीड है मान लीजिए, इनके अंदर हमें क्रॉस करवाना है, तो क्रॉस करवाने के लिए इस तरह की ब्रीड्स को चुना जाता है जिनके अंदर पाए जाने वाले जो गुण हैं वो इतने अच्छे हो कि आपको प्राप्त होने वाली F2PD, आपको प्राप्त होने वाली F2PD उच्च गुण के साथ मिले। ये सबसे इसकी मेजर पॉइंट है कि जो प्राप्त होने वाली F2PD है वो उच्च गुणों के साथ में मिले। अब यहां पर वैज्ञानिक क्या करते हैं, इस तरह के जनकों का चयन किया जाता है जिनके अंदर जब हम संकरण करवा लेते हैं तो संकरण के पश्चात प्राप्त होने वाली F2PD ऐसे गुण लेकर के आती है जो उनकी मात्र संततियों से थोड़े उच्च क्वालिटी के हो। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि गेहूं की कोई दो किस्में हैं जिनके अंदर जो गुण है वो अलग अलग है। एक के अंदर तो गुण है उच्च पैदावार का, एक के अंदर गुण है उच्च पैदावार का, ठीक है। अब दूसरा हमको करना क्या है, ऐसी संतति के साथ उसका संकरण करवाना है जिसके अंदर आपको गुण मिले उच्च अनुकूलता। अनुकूलता एक चीज मैंने आपको पहले क्लियर करके बताई कि अनुकूलन फसलों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब तक फसलों में अनुकूलन नहीं होगा, जब तक जो फसलें हैं वो खुद को किसी कंडीशन के अनुकूल नहीं कर पाएंगी, तब तक वहां पर जो पैदावार है ना वो धीरे धीरे घटता चला जाता है और वो मिट्टी क्या करती है, उन फसलों के उपजाऊपन को समाप्त कर देती है। तो इस चीज की हमको जरूरत पड़ी क्यों, अनुकूलन की जरूरत पड़ने का मुख्य रीजन यही है कि हम फसलों के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। वहां पर डिपेंड करता है यही जनक का चयन, वहीं पर डिपेंड क्या करता है, जनक का चयन। अगर चुने गए जनक उच्च श्रेणी के हैं, चुने गए जनक ऐसी संततियों से बिलोंग करते हैं कि उनका जब हम क्रॉस करवा देंगे तो प्राप्त होने वाली F2PD क्या हो, उच्च श्रेणी की हो, तो वो क्या होती है, आपके लिए एक संकर संतति उच्च श्रेणी के अंतर्गत आती है। उसके बाद में क्या होता है, ध्यान देना, हमने क्या कर लिया, संकरण की विधि को पूरा करने के लिए जनक का चयन कर लिया है। चयन के बाद में जनकों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन देखिए, इस शब्द के ऊपर ध्यान दो, मूल्यांकन। मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, जांचना। और यहाँ पर जांच किसकी की जाती है, चुने गए जनकों की। जनक हमने पहले दो ब्रीड ले ली है, ए और बी, आप इनका दोनों नाम देख सकते हो, एक ए का क्रॉस करवा रहे हैं ब्रीड बी के साथ में। चुनने के बाद में हमको इनका क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब मूल्यांकन की जरूरत क्यों पड़ती है, हमारे सामने पहला सवाल तो ये उठता है। हमको पता है कि ये दो संततियां हैं, हम इसके बारे में इसके साथ दोनों का क्रॉस करवाएंगे और प्राप्त होने वाली F2PD आप सब लोग जानते हो कुछ नए गुण लेकर के आती है, क्योंकि हमने जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा था जब दो संततियों के अंदर संकरण करवाया जाता है, जब दो संततियों के अंदर संकरण करवाया जाता है तो दोनों में म्यूटेशन के थ्रू क्या होता है, कुछ नए गुणों की उत्पत्ति होती है, कुछ नए गुणों की उत्पत्ति, जिसका नाम हमने क्या दिया था, याद है क्या सभी को, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की चर्चा हमने पहले की थी। जीवों में अचानक दिखाई देने वाले लक्षणों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। और ये म्यूटेशन क्यों होता है, दोनों के मध्य जब हम ब्रीड्स के अंदर हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करेक्शन करवा देते हैं, दोनों में संकरण करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नए किसी न किसी गुण की जरूर उत्पत्ति होती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा विविधता, यानी कि कोई भी जीव जो है वो एक दूसरे के समान नहीं होता। इवन अगर कोई ट्विंस है, जो कोई जुड़वा बच्चे हैं, उनके अंदर भी कोई न कोई भिन्नता पाई जाती है। अब ये भिन्नता किस कारण होती है, किसी आप ये देखिए, अगर दो सगे भाई हैं,
अब दोनों सगे भाई में लगभग सारे लक्षण क्या है, समान है। शर्त यह है कि वो जुड़वा होने चाहिए, ट्विंस है, ठीक है। यहाँ पर ट्विंस के अंदर भी विविधता होती है, उनके नाक की स्ट्रक्चर वो भी अलग अलग होगी। अगर उनके दांत है, दांत की स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी। हाथ की अंगुलियां अगर हम देख रहे हैं तो वो भी अलग हो जाएगी। तो ये डिपेंड किस पे करता है, उनके शरीर के अंदर मौजूद जीनों के ऊपर। जीन क्या करते हैं, क्रॉस कनेक्शन के द्वारा उनके अंदर किसी न किसी म्यूटेशन को डाल देते हैं, जिसके कारण उनके अंदर क्या हो जाती है, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। तो जनक का मूल्यांकन क्यों जरूरी है? आपने चाहे कितनी भी अच्छी ब्रीड्स ले ली हो और उन ब्रीड्स में आपने क्या करवा दिया, संकरण करवा दिया है, मगर जो म्यूटेशन है वो वहां पर अपना नियम डालेगा, जिससे क्या होगा, कोई ना कोई बदलाव आएगा। और बदलाव क्या करता है, फसलों के गुणों में चेंजेस कर देता है। अब मूल्यांकन के थ्रू क्या होता है, जो वैज्ञानिक होते हैं वो जांचते हैं कि कहीं इसके अंदर कोई अवांछनीय गुण तो नहीं आ गया है। ध्यान देना, अवांछित, आप देख रहे हैं इस चीज को, अवांछित, इस चीज को समझना चाहिए आपको। होता क्या है, अवांछनीयता क्या करती है, अब एक डायग्राम बना करके आपको बताता हूं। 1 और 2, इसको आप नाम दे दीजिए ए सिम्टम्स और बी। जब दोनों में आपने क्रॉस करवाया, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, तो एक आपको F2PD मिल रही है। अब F2PD में अवांछनीय गुण मिल गए, यानी कि इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जनक जो थे ए और बी, दोनों के अंदर अधिक उपज का गुण था, दोनों में अधिक उपज का, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, अधिक उपज। उपज सब लोग जानते हो कि जब हम फसल बोएंगे तो फसल के बाद में जो उत्पाद निकलेगा उसकी मात्रा काफी ज्यादा रहेगी, अधिक उपज का गुण है। अब म्यूटेट होकर के इसमें क्या हो गया, ये अधिक उपज का गुण हट गया, हमने इसको क्रॉस कर दिया। तो क्या होगा, जब इस F2PD को बोया जाएगा तो इससे बनने वाला उत्पाद तकरीबन 50% तक कम हो जाता है। तो समझ रहे हो इस चीज को कि जो उत्पाद बनेगा उसकी मात्रा तकरीबन 50% तक कम हो जाएगी। इस चीज को ध्यान देना है। अगर 50% कम हो रही है तो उससे क्या होगा कि फसल का उत्पादन आधा हो जाएगा। कि एक किसान अगर फसल को बोकर के 100 टन, एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, 100 टन की उत्पत्ति करता है तो वो घट करके कितनी चली जाएगी, 50 के ऊपर। अब ये क्या है, किसान के लिए हानि है। और इससे हो क्या रहा है कि किसान की जो वर्थ है, जो नेटवर्थ है, वो धीरे धीरे अपने आप डाउन चली जाएगी। तो ये नुकसान न हो इसके लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, उन फसलों का या उन जनकों के द्वारा निकाली गई F2PD का मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन में अगर कोई कमी रह गई है तो वहां पर नियम लागू होता है किसका, प्लांट ब्रीडिंग का। प्लांट ब्रीडिंग की थ्योरी क्या थी, याद होगी सभी को। हमने प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू आपको क्या समझाया था, ध्यान देना इस चीज को। प्लांट ब्रीडिंग में किसी चीज की, ध्यान दो आप, प्लांट ब्रीडिंग में उत्पत्ति के पश्चात क्या किया जाता है, जीनों में ध्यान देना इस चीज को, जीनों में परिवर्तन। अब परिवर्तन एक ऐसी चीज है, आप क्या कर सकते हो कि मेरे अंदर अगर कोई जेनेटिक्स ऐसे हैं जो मेरे लिए हार्मफुल है, वो मेरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे शरीर को, या फिर कोई प्लांट ऐसा है, उस प्लांट की शरीर के अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक्स मौजूद है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, वो क्या कर रहे हैं, इस प्लांट की ग्रोथ रेट को धीरे धीरे डाउन ला रहे हैं। तो पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या थी, किसी पादप के जीनों में वांछित परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाना पादप प्रजनन कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे कि मान लो ये सिग्मा एक्स वाला कोई एक ऐसा जीन है जो क्या कर रहा है, इस प्लांट को डैमेज कर रहा है, तो पादप प्रजनन के द्वारा इनको क्या कर दिया जाएगा, इस चीज से या इस क्षेत्र से इनको हटा दिया जाएगा। हटाने से क्या होता है कि जो कमी उस पादप में हो रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो मूल्यांकन आपका इसीलिए जरूरी है ताकि इसमें हम क्या कर सके, इनको हटा सके। ये दो चीज यहाँ पर क्लियर है। तीसरा हम लेकर के आते हैं विपुंसन। ये जो डेफिनेशन है ना, ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विपुंसन 2018 के अंदर पूछा गया था, विपुंसन किसे कहते हैं, इस चीज को ध्यान से देखना आप लोग। विपुंसन आप सब लोग जानते हो, जो पादप होते हैं उनके अंदर परागकण पाए जाते हैं। ध्यान देना इस चीज के ऊपर, पादप में परागकण। अब आप ये भी जानते हो कि ये परागकण क्या करते हैं, फसलों के अंदर लगने वाले जो पुष्प होते हैं ना, उनके अंदर इस तरह के रसों का निर्माण करते हैं जो उस प्लांट के लिए तो जरूरी है। अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो हम अगर नेचुरली बात करें,
मान लो कीट पतंगे हो गए, उनके लिए भी जरूरी है। तो इन पराग कणों को ध्यान देना इस चीज के ऊपर, पराग कण को कहां से निकालना है? पराग कोश से, पराग कोश। तो पराग कण को पराग कोश से, इसको आप एक थ्योरेटिकल डायग्राम बना के आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हो कि पराग कण को पराग कोश से, पराग कण को पराग कोश से बिना किसी क्षति के अलग कर देना विपुंसन कहलाता है। यहां पर ये जो वी है ना, इस चीज के ऊपर ध्यान दो, वी का अर्थ है विलगित या उसको पृथक कर देना। परागकण को हमने किससे अलग किया? पराग कोश से, ध्यान देना भाई, पराग कोश से। ये है आपकी चीज। तो डेफिनेशन क्या निकलेगी? विपुंसन किसे कहते हैं? परागकण को पराग कोश से बिना किसी क्षति की अलग कर देना विपुंसन कहलाता है। क्या कहलाएगा? विपुंसन कहलाएगा। अब विपुंसन की जरूरत क्यों है भाई? सवाल आपके लिए उठता है कि विपुंसन जरूरी क्यों है? क्या होता है कि जब फसलें उगाई जाती है ना, तो वहां पर वो परागकण, ये देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ पर। ये एक मान लो कोई स्ट्रक्चर है पैरामीटर का, अब इसके अंदर क्या मौजूद है? परागकण मौजूद है। इस ऊपर की ओर हमने क्या कर रखा है? परागकण का स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये स्ट्रक्चर क्या करता है? इसके अंदर मौजूद सारे जितने परागकोश होते हैं ना, उनके साथ ये परागकण जुड़े होते हैं, और कोई कीट आकर के क्या करता है? इनके ऊपर बैठ गया और इनको वो क्या कर देता है? क्षतिग्रस्त कर देता है, क्योंकि वो इनको इनके रस को चूसता है और परागकणों को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद ये परागकण क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हमें जरूरत होती है वहां पर विपुंसन की क्रिया की। विपुंसन के थ्रू हम क्या करते हैं? उन परागकणों को अलग कर देते हैं, जिससे वो क्षतिग्रस्त नहीं होते, और उनका उपयोग हम कहां लेकर करते हैं? पादप प्रजनन की विधियों में या फिर संकरण की विधियों में। मेन टॉपिक हमारा ये है यहाँ पर संकरण। तो अगर पादप प्रजनन करवाना है तब भी विपुंसन जरूरी, संकरण करवा रहे हैं तो भी विपुंसन जरूरी। क्यों? क्योंकि हम इसके द्वारा उन परागकणों को सुरक्षित निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा विपुंसन। थैली लगाना, इस चीज को ध्यान से देखना। थैली आप सब लोग जानते हो, जब प्लांट्स के अंदर विपुंसन की क्रिया होती है, जब प्लांट्स के अंदर विपुंसन की क्रिया, देखिए मैं बताता हूं आपको, ये है प्लांट्स, हमने इसके ऊपर क्या करा दिया? विपुंसन की क्रिया करा दी। तो इसके एक भाग को क्या कर दिया जाएगा? इस तरह से थैली के द्वारा ढक देंगे हम, इस तरह से कवर कर देंगे। अब कवर करने का रीजन क्या है? जब हम परागकण को हटा लेते हैं ना, तो नीचे जो परागकोश का सूक्ष्म भाग, परागकोश का सूक्ष्म भाग क्या रह जाता है? खुला रह जाता है। अब जो कीट हैं वो वहां आकर के क्या करते हैं? उनके ऊपर अटैक करते हैं, और परागकोश क्या है? उससे क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो उनसे बचाने के लिए उनको क्या कर देते हैं? थैली के द्वारा ढक देते हैं। किसके द्वारा ढकेंगे? थैली के द्वारा ढकेंगे। और ये भाग अगर इस तरह हम कवर कर देंगे ना, तो क्या होगा? नीचे उपस्थित परागकोश सुरक्षित रहेगा और नए परागकण उनके ऊपर आसानी से लग जाएंगे। तो ये तीन क्रियाएं हमने कर ली। कौन कौन सी थी? तीनों को ध्यान से एक बार देख लेना, ताकि मैं आगे चल सकूं। आपको इन चीजों को ध्यान से आप नोट करते रहो, और इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप क्या कर सको? इनका एक क्विक नोट्स अपने लिए तैयार करके रख सको। पहले संकरण को कराने के लिए क्या कर रहे थे? जनक का चयन सबसे पहले, ये जरूरी। दूसरा, जनक का मूल्यांकन, क्योंकि चुनने के बाद भी जरूरी नहीं है कि F2PD जो मिलेगी वो पूरी तरह से शुद्ध होगी। फिर क्या करेंगे? विपुंसन। विपुंसन में क्या होता है? मैंने बता दिया, पादप के अंदर उपस्थित परागकणों को उसके परागकोश से अलग करना बिना क्षति पहुंचाए, ये क्रिया विपुंसन कहलाती है। और विपुंसन के पश्चात क्या करते हैं? थैली लगा देते हैं, ताकि परागकोश क्षतिग्रस्त न हो। और आखिर का काम यहाँ पर क्या किया हमने? टैग लगाना। टैग जानते हो आप सभी, अगर मार्केट से जब कपड़े खरीदते हो उनके पीछे की ओर टैग लगा होता है, प्राइस का होता है वो। अब यहाँ पर टैग किसका लगाएंगे? कि कोई प्लांट है, डिपेंड करेगा, यहाँ पर प्लांट है, इसका विपुंसन कब किया गया? विपुंसन, ध्यान देना इस चीज को ऊपर, विपुंसन कब किया, उसकी डेट, विपुंसन कितनी बार हुआ। कितनी बार का मेरा मतलब क्या है कि आपने अगर एक बार उसके जो परागकण लगे हुए उनको निकाल लिया, फिर जब उसके बाद दूसरी बार लग जाता है और अब उनको भी अलग कर देते हो ना, तो वहां पर क्या कर दिया जाता है? 2 लगा करके छोड़ दिया जाता है, ताकि वैज्ञानिकों के ध्यान में रहे कि यहाँ से 2 बार परागकणों को हटा लिया गया है, ताकि जब वो अगली बार करे, अगर जब उसको अगली बार हटाए तो उसको और सावधानी से करे। तो इस तरह से एक चिट बना ली जाती है, टैग तैयार कर लिया जाता है, और उस टैग को उस थैली के नीचे
चिपका दिया जाता है। ये होती है टैग लगाने की क्रिया। अब देखिए ये मेन पॉइंट, F2 बीजों को एकत्रित करना। हमने अभी तक क्या कर लिया है, थैली लगा करके उनको सुरक्षित किया। सुरक्षित करने के बाद में वहां पर जो नए पादप की प्राप्ति हुई थी उनको हमें क्या करना है, एकत्रित करना है। अब हमको सबसे पहले ये चीज समझनी है F2 क्या होता है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। F1 मात्र पादप, ठीक है। अब F1 का हम क्या करवा देते हैं, इनका क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के बाद इनसे हमें क्या मिलती है, F2PD। F2PD क्या होगी, इन दोनों के गुणों को नियत किए हुए होती है, ये होती है संतति। संतति, ठीक है। संतति क्या करती है, मात्र के गुणों को अपने साथ लेकर के चलती है। तो इसमें डिपेंड क्या हुआ कि इसके अंदर जो अच्छे गुण थे, ध्यान देना इस चीज को समझना, इसके अंदर दोनों में गुण हैं, कितने कितने, 50। एग्जांपल ले रहे हम, दोनों के अंदर 50-50 गुण थे। हमने इनको क्या करवा दिया, आपस में क्रॉस करवाया, क्या हो गया, F2PD के अंदर दोनों के गुण आपस के अंदर जुड़ करके कितने लेकर के आ गए, 100। इतना सब लोग जानते हो। ये 100 का मुख्य रीजन क्या है, इसको समझना क्या है, यहाँ पर मैं क्लियर क्या कर रहा हूँ, आपको इतना मैथमेटिकली नहीं जाना इस चीज को, पर ये आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर अच्छे गुण थे, जितने भी वांछित गुण थे, जो अवांछनीय गुण हटा दिए हमने, केवल जितने वांछित थे वो और इसके जितने वांछित थे वो, दोनों में जब हमने क्रॉस करवा दिया तो F2PD जो निकलती है वो क्या करती है, दोनों गुण नियत किए हुए होती है। और जरूरत क्या है, हमें उन F2 बीजों को एकत्रित करने की और उनका भंडारण करने की। हम क्या करते हैं, उन गुणों को एकत्रित कर लेते हैं और एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। किनकी क्रियाओं के बाद में, टैग लगाने के बाद में। टैग के बाद में क्या होगा, जितनी भी F2 की पीढ़ियां बनती है, जितने भी बीज निकलते हैं उन सभी को एकत्रित कर लेते हैं। ये होती है हमारी जितनी भी संकरण की विधियां थी वो। अब हम आगे देखते हैं इनके अंदर क्या क्या चीजें आती है। फिर देखिए संकरण के द्वारा जब हम प्रजनन करवा रहे हैं, इस चीज को पर ध्यान देना, संकरण के द्वारा हमें क्या करवाना है, प्रजनन करवाना है। और संकरण के द्वारा जब प्रजनन कराएंगे तो उसकी टोटल 4 विधियां हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों को हम डिटेल से देखेंगे। इनका एक होलोमेटिकल डायग्राम होता है जो आपको कई बार तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, परंतु कई बार क्या किया जाता है, उनकी थ्योरेटिकली लैंग्वेज आपको पूछी जाती है। थ्योरेटिकली क्या होता है कि आपको एक एक चीज लिख के बतानी है, और कई बार क्या होता है कि उसका आप होलोमेटिक डायग्राम बनाइए और डायग्राम के थ्रू समझाइए। तो हम दोनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी वंशावली, वंशावली विधि। नंबर 2 पर कुंज विधि। फिर आपकी आती है प्रतीक संकरण और चौथी है बहुसंकरण। ये एकदम इजी डेफिनेशन है इनकी, परिभाषा ये काफी इजी है और परिभाषा के थ्रू आप इनके डायग्राम को भी तैयार कर सकते हो। वो डायग्राम कौन कौन से, हमको उन चारों को ध्यान से देखने होगा। चलिए हम उनको बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर वंशावली विधि में किन किन चरणों को सम्मिलित किया गया है, सबसे पहले आप उन सभी को देखिए। ये वंशावली विधि जो होती है ना, आप इस शब्द से पता लगा सकते हो कि इसके अंदर क्या कर रहे हैं। वंशावली अगर आप किसी की तैयार करनी है, आपको देखिए तो उसके पूर्वज तक का सारा डाटा तैयार करना होगा। अब वो किस तरह होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जनक का चयन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 4 विधियां हैं, जब चारों को आप पूरा करोगे तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है वो है जनक का चयन। क्योंकि जो जनक होते हैं ना, मैंने पहले ही बताया था, जब आपको इनमें क्रॉस करवाना है तो उन जनकों को इस तरह से लेना होगा कि उनके अंदर जो गुण है वो किस तरह के हो, उच्च क्वालिटी के। जनक का चयन और चुने गए पौधे किस तरह के हैं, उच्च गुण वाले। प्रथम वर्ष, ये टोटल 13 से 14 वर्ष में पूरी होने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले तो इस चीज को समझ लीजिए, 13 से 14 वर्ष में। अब 14 वर्ष अगर लग रहे हैं तो इतना टाइम का रीजन क्या है कि सारी क्रियाएं जल्दी पूरी नहीं हो सकती। ये क्रियाएं जल्दी पूरी नहीं हो सकती। जनक का चयन जब करोगे उसके अंदर ही आपको 2 साल लग जाते हैं। चयन के पश्चात उनमें से उच्च गुण वाले पौधे आपको छांटने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, उच्च गुण वाले पौधे आपको छांटने पड़ते हैं। तो आप क्या करोगे, आपने एक जनक को ले लिया, ठीक है, ये उच्च गुण वाला एक जनक, इसके साथ में आपने क्रॉस करवाने के लिए दूसरा जनक, ठीक है, दोनों में आपने क्रॉस करवा दिया। क्रॉस से आपको क्या मिल गई, F2PD मिल गई। अब F2PD जब आपको मिल जाती है तो उसके तीसरे से चौथे वर्ष में क्या किया जाता है,
उन उच्च गुण वाले पौधों का चयन किया जाता है। आप ये तो है नहीं कि किसी एक फसल का कराओगे, तकरीबन हजारों की संख्या में फसलें होती हैं, उनसे आपको हजारों की संख्या में F2 बीज निकलते हैं और उन F2 बीजों का क्या किया जाता है, उच्च गुण वाले समझ करके या उनको देख करके छांट लिया जाता है। फिर F2PD की प्राप्ति, इस चीज को ध्यान से देखना, F1 के साथ क्रॉस करवा के आप क्या कर रहे हो, F2 की प्राप्ति। F2 की प्राप्ति कब होगी, जब आप चयन करके इनको छांट करके अलग कर दोगे। और वापस क्या जाता है, मूल्यांकन और वितरण। वितरण के बारे में आप पिछले 3-4 वीडियो में सुन रहे हो, बांटना किस तक, किसानों तक। मूल्यांकन जांचने के बाद में क्या किया जाता है, वंशावली विधि में वितरण की क्रिया की जाती है। तो ये जो चारों क्रिया है ना, देखने में तो सिंपल लग रही है पर इनको टाइम लगता है 13 से 14 वर्ष का, ये चीज ध्यान देने वाली है। तो वंशावली विधि कितने 13 से 14 वर्ष लेकर के चलती है। प्रथम वर्ष में जनक का चयन, दूसरे से तीसरे वर्ष के अंदर उच्च गुण वाले उनके पौधे छांटे जाते हैं, फिर दोनों के लगातार संकरण चलते हैं 5 साल तक। 5 साल संकरण चलने के बाद आपको F2PD मिलती है और इस F2PD का मूल्यांकन के पश्चात इनका वितरण किया जाता है। वितरण में भी तकरीबन 1 साल का समय लग जाता है। तो इस तरह ये वंशावली विधि होती है। वंशावली विधि के बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान देना इस चीज के ऊपर, कौन सी है आप ध्यान दो, पुंज विधि। पुंज का अर्थ क्या है, अब आप शब्दों को समझना। यह डेफिनेशन इस तरह की है कि अगर आपको शब्द समझ में आ गए, वंशावली में क्या था, वंश लेकर के चल रहे थे आप, पीछे की जितने भी वंश आए ना उस पादप के, उनको डाटा लेकर के चल रहे हो और उनका एक रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो। और पुंज शब्द क्या कहता है, इसके ऊपर ध्यान दो आप। सबसे पहले ये शब्द को पकड़ो, पुंज अर्थ क्या है इसका, समूह है। ध्यान से समझना इसको, पुंज का अर्थ क्या है, समूह। समूह में सारे काम करने। मैंने एक इनके क्या किए, क्विक नोट्स बनाए हैं ताकि आप इनको याद रख सको। मैं बार बार बोल रहा हूं, इनकी स्क्रीनशॉट आप ले लेना ताकि आपको याद रहे कि कौन सी विधि में कौन से काम हमने किए हैं। तो सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए, नंबर 1 पॉइंट के ऊपर, जनक का पुंज में चयन। अब ये सोचने वाली बात है, जनक का चयन तो पीछे भी कर रहे थे हमने पिछली 2 विधियों में, यहां तक कि जो प्लांट ब्रीडिंग की थ्योरी थी ना, वहां पर भी जनक का चयन किया था। मगर जो ये पुंज विधि आई है, कंप्रेस कंपाउंड्स की जो ये थ्योरी आई है, ये क्या कह रही है, ध्यान से सुनना, कि इस तरह की विधि में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो समूह में की जाती है, पुंज में की जाती है। अगर हमें जनक का चयन करना है तो जनक का चयन किस में किया जाएगा, पुंज में। समूह में सारे चयन किएंगे। अब समूह का अर्थ क्या है, ध्यान दो इसके ऊपर, कि मान लो ये फील्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस फील्ड के अंदर आपने क्या कर रखे हैं, अलग अलग प्लांट्स की जो सीड्स है ना उनको डाल रखे हैं, ठीक है। ये इतना हो गया। अब आपको बोल दिया कि आपको इनमें से पुंज यानी कि जो आपके सीड्स है इनको चुन करके लाना है, तो एक एक करके निकालोगे तो उनमें तो काफी टाइम लगेगा। तो ये थ्योरी क्या कहती है, उन सभी को कंबाइंडली एक साथ निकाल दो, पुंज में उनको क्या कर दो, इकट्ठा कर लो, एक जगह ले लो। अब पुंज में लेने का फायदा क्या होगा, समय की बचत और धन की बचत, ठीक है। दोनों की बचत तो होगी, नुकसान भी होता है वो मैं आगे बताऊंगा। तो इन सभी का क्या कर लिया, पुंज में चयन कर लिया, ठीक है। आगे देखना, जनकों की पुंज में बुआई। चुनने के बाद में इन बीजों को जब हमने चुन लिया है ना, इन्हीं की बुआई एक साथ कर देंगे, एक साथ एक फील्ड में। ये समझ लो एक फील्ड का पूरा डायग्राम हो गया और यहाँ पर सारे के सारे बीज हमने ला करके क्या कर दिए, निरोपित कर दिए, खेत के अंदर डाल दिए। अब उससे हो क्या रहा है, इस चीज को ध्यान देना आप, कि हमने पुंज में तो चुना और पुंज में उसकी बुआई कर दी, जिससे क्या हुआ, पुंज में उनकी कटाई शुरू हो जाएगी। एक साथ चुना है, एक साथ उनको खेत में निरोपित किया है और एक साथ उनकी कटाई कर ली जाएगी और प्राप्त होने वाली F2PD भी पुंज में ही वितरित की जाती है। तो ये मेन जो है ना समूह का सारा थ्योरी जो है ना वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने समूह में चयन किया है तो उसका अंत भी किसमें होगा, समूह में वितरण के साथ में। तो ये है पुंज विधि। इसकी डेफिनेशन निकल के कहते हैं, पुंज विधि किसे कहते हैं वो आप समझाइए। तो इसके ऊपर क्या लिखोगे आप, वैज्ञानिक था एक मिल्सन, नाम ध्यान रखना इसका आप, मिल्सन। मिल्सन क्या कहता है ध्यान दो, उसकी सन 1908 के अंदर एक बुक आई थी जिसमें वो बताता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जितने भी मानव संसाधन होते हैं उनके लिए खतरा है। बढ़ती हुई जनसंख्या जितने भी मानव है ना वो उन संसाधनों के लिए खतरा बन चुके हैं। दिक्कत कहाँ हो रही है, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है ना वो संसाधन धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं।
वैज्ञानिक ने थ्योरी निकाल दी। विल्सन ने क्या कह दिया कि पुंज के अंदर आप सारे काम करो समूह में, और समूह आपको क्या कहेगा कि उन जितने भी वो जनक है ना, उन सभी को एक साथ समूह में चयन करके एक साथ बो दो, उनकी एक साथ कटाई करके उनका वितरण भी समूह में एक साथ कर दीजिए। ये है आपकी पुंज विधि। पुंज विधि के बाद में आपके लिए अगली जो डेफिनेशन है ना, वो देखिए आप क्या कहती है, ध्यान से समझना इस चीज को। आपके लिए अब आता है प्रतीप संकरण। इस चीज को ध्यान से देखना, प्रतीप संकरण की डेफिनेशन किस तरह से होती है। प्रतीप संकरण, या हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैक क्रॉस मेथड। अब प्रतीप क्या करता है, जनक का मात्र के साथ संकरण। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। सबसे पहले हमने यहाँ पर फिर से क्या कर लिया भाई, जनक का चयन कर लिया। चयन वाली लाइन सभी में आ रही है, आप वहीं पे सभी के अंदर लिखोगे। सबसे पहले क्या किया, जनक का चयन किया। चयन करने के बाद में हमने क्या किया, जनक का मात्र से संकरण। ये मेन पॉइंट है, ध्यान दो। यहाँ पर एक चीज समझाता हूं मैं। इतनी देर हम क्या कर रहे थे, ए का क्रॉस करवा रहे थे बी के साथ में। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक संतति चुन ली जनक की। ध्यान देना इस चीज को, हमने दो संतति चुन ली। ए का क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं, यहाँ पर हमको कराना पड़ेगा इनकी मात्र संतति के साथ में। ये इनके पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट ब्रीड्स जिनको हम बोलते हैं, ये होती है इनकी मात्र संततियां। ए का अपने मात्र के साथ और बी का अपने मात्र के साथ। ये होता है बैक क्रॉस, यानी कि पश्चेत संकरण या प्रतीप संकरण। बैक जा रही है तो इसको BC1 BC2 इस तरह करके आप अलग अलग पार्ट्स बनाते जाते हो। और बैक क्रॉस आपको क्या कह रहा है कि जनक का मात्र से संकरण प्रतीप संकरण कहलाता है। जनक का मात्र से संकरण क्या कहलाता है, प्रतीप संकरण कहलाता है। अब आगे देखिए, ये आपको लाइनें क्या कह रही हैं कि प्राप्त संततियां मात्र के समान होती हैं। तो आपने संकरण किसके साथ कराया है, ठीक है, आप मात्र के साथ जब संकरण करा रहे हो तो इससे बनने वाली जो F2PD है वो किसके समान होगी। सिंपल सी बात है, अपने इस मात्र के गुणों को लेकर के आएगी। आपने अनुवांशिकता के गुण पढ़े हैं। मेंडल क्या कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही गुण स्थानांतरित होते हैं जो ज्यादा प्रभावी होते हैं। और आप सब लोग जानते हो कि अगर आप इसका अपने मात्र के साथ संकरण कराओगे तो मात्र के अंदर जो गुण है ना, वो अपने आप F2 के ऊपर प्रभावी रहेंगे और वो एक से दूसरे में आसानी से चले जाते हैं। और जो गुण किसके रहेंगे, केवल मात्र के गुण। तो प्राप्त होने वाली संततियां मात्र के समान होती हैं। मात्र के समान होने से क्या होता है, ये चीज ध्यान देना, आनुवांशिक गुणों की प्राप्ति होती है। तो ये मेन चीज है। आज से तकरीबन अगर मैं 50 साल पहले की बात करूं, वहां पर क्या होता था, जो फसलें होती थी ना, आप खुद सोच सकते हो आजकल जो फसलें उगाई जा रही हैं उनके अंदर विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को काम में लिया जा रहा है। केमिकल्स क्या कर रहे हैं, उन फसलों को हार्म, मतलब उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। जो गुण आज के समय में फसलों में है, क्या वो 50 साल पहले वाली फसलों में था क्या? बिल्कुल नहीं था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आज वाली ज्यादा उन्नत है। समस्या कहां आ रही है, जो 50 साल पहले जो फसलें उग रही थी ना, वो सारी की सारी उच्च गुण को अपने नेचुरल जो ग्रोथ थी ना उसको लेकर के आती थी। मगर इंसानों ने क्या किया, केमिकल के रसायन के उपयोग के द्वारा, रसायनों के उपयोग से उनके क्या कर लिए, उनके नेचुरल जितने भी सोर्सेस थे ना उनको खत्म कर दिया। और वो फसलें क्या हो गई हैं, अब वो प्राकृतिक जो प्राकृतिक गुण थे उनको छोड़ करके अपने कृत्रिम गुणों को लेकर के आ रही हैं। कुछ तो यहाँ पर ऐसे होते हैं, जितने भी ग्रीन हाउस है ना वहां पर क्या कर लिया जाता है, इंजेक्शन देकर के उन सब्जियों को बड़ा कर देते हैं। अब आप एक दिमाग लगाओ, अगर आप ग्रोथ हार्मोन के थ्रू किसी प्लांट्स की उसको ब्रीडिंग उनको ज्यादा कर रहे हो, अगर आप उनकी ग्रोथ करवा रहे हो, तो वो क्या आपके शरीर के लिए लाभप्रद होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। वो आपके शरीर में जाकर के टॉक्सिन्स को पूरी तरह तोड़ देती हैं। आपके शरीर में बनने वाले जितने भी हार्मोन्स है ना उनको वो धक्का देती हैं, उनको वो हार्मफुल करती हैं। तो ये सारे के सारे गुण है ना वो आपके लिए हार्मफुल हो गए हैं, वो धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। तो अब आपको करना क्या होगा, इस चीज को ध्यान देना कि जब आप प्रतीप संकरण करा रहे हो तो उनसे प्राप्त होने वाली संततियां मात्र के समान होती है और वो अनुवांशिक गुण लिए हुए होती हैं। वो अपनी मात्र संततियों के गुणों को लेकर के आती है, जिससे वो संततियां क्या होती है, उच्च श्रेणी वाली और उच्च गुण को धारण किए हुए होती हैं। अब आगे देखिए हम किसकी चर्चा करते हैं कि प्रतीप संकरण कुछ हद तक सही भी है और ये कुछ हद तक नुकसानदायक भी है। नुकसानदायक क्यों है वो हम इसके गुण और दोष में चर्चा कर लेते हैं।
गुण तो देखिए, यह विधि क्या है, अत्यधिक सुगम और सस्ती है। सस्ती होने का क्या कारण है भाई, कि हमने क्या किया है, एक नया पादप ले लिया, एक नई ब्रीड ले ली, उसका संकरण का आकार है उसकी पश्य संततियों से जो किसानों के पास पहले से होती है। नहीं, दोनों अलग अलग प्रजातियां लानी नहीं पड़ेगी। और अगर अलग अलग प्रजातियां हम नहीं लेकर के आएंगे तो क्या होगा कि एक ही संतति को खरीदने के पश्चात उसका हम पश्य संकरण करवा करके केवल सस्ती और सुगम विधि को काम में ले सकते हैं। अलग अलग खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग व्यय न होगा। तो पहला गुण तो ये रहा, एक तो ये विधि सस्ती है और सरल है। दूसरी क्या है, इससे हम जल्दी उत्पादों की प्राप्ति कर सकते हैं। उत्पाद आप सब लोग जानते हो, F2PD की बात हो रही है, तो यानी कि F1 से क्रॉस करवा करके F2PD जल्दी मिल जाएगी। तीसरा क्या लिखा है, अनुकूलन का गुण। अनुकूलन सब लोग जानते हो फसलों के लिए काफी जरूरी है, और प्रतीक संकरण के द्वारा अनुकूलन को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और नए 100 पादपों की प्राप्ति। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना इस चीज को मैं किसे क्लियर करता हूं। एक हमने ली A और इसके साथ क्रॉस कराया B ब्रीड का, जब दोनों में हम क्रॉस करवा देंगे ना तो इनसे F2 बीज प्राप्त होते हैं। ये F2 बीज तकरीबन होते हैं 10 से लेकर के 20 तक, ठीक है। ये इतनी चीज यहाँ पर आप क्लियर कर लो। अब मैंने यहाँ पर लाइन लिखी नए 100 पादपों की प्राप्ति, ये एक सीमित सीमा है, ठीक है। आप जब इनमें क्रॉस करवा देते हो ना तो तकरीबन 100 तक के पादप, तकरीबन 100 पादप आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये इतनी इस प्रतीक संकरण की कंफर्मेशन है। तो ये फायदा क्या हुआ कि 100 तो पक्के हैं, अब बाकी किसानों पे डिपेंड करता है वो कितने काम में लेते हैं और कितने पादप वहां पर गो करके उनके मध्य में आपको क्रॉस करवा करके देते हैं, या फिर साइंटिस्ट के ऊपर निर्भर करता है वो कितने के अंदर सक्सेसफुल क्रॉस करवा लेते हैं। जितने ज्यादा होंगे ये जो संख्या है ना वो मल्टीप्लाई होती जाएगी आगे, आप जितनी भी ले लोगे, 100 का 100 से करवा दो, 100 का 1000 से करवा दो, ये संख्या क्या है उतनी बढ़ करके आपको F2PD देती रहेगी। तो ये बेनिफिट हो गए इस प्रतीक संकरण के। इसका एक नुकसान है सबसे बड़ा, केवल एक ही, कि जब आप प्रतीक संकरण करवा रहे हो ना, हमने पहले भी डेफिनेशन में इसको क्लियर करके बताया है कि जब आप प्रतीक संकरण करवाते हो तो उसमें क्या होता है कि मात्र संतति के साथ में इसका क्रॉस करवाया जाता है, मात्र संतति के साथ में इसका क्रॉस होता है, ये इतना क्लियर है। तो और वो गुण भी किसके लेकर के आता है, मात्र संतति के ही। तो इसमें नए गुण, ध्यान देना इस चीज को, इसमें नए गुण कम बनते हैं, नए गुण कम बनते हैं। और गुण जो भी नए आते हैं ना वो कहां से आएंगे, इसकी मात्र संतति से, या जितनी भी मदर सेल्स होती है ना उन्हीं के थ्रू इसके अंदर आते हैं और उन्हीं को काम में लिया जाता है। तो ये होते हैं प्रतीक संकरण के गुण और दोष। अगली वीडियो में हम लोग इसकी आगे वाली विधि की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम जो आगे की जो वंशावली विधि है उसको आगे पुनरावृत करती हैं, कौन सी ऐसी विधियां हैं जो फसलों के उत्पाद को, उनके गुणों को ज्यादा सुधार देती हैं, और कौन सी ऐसी विधि है जिनके द्वारा हम उत्पाद के गुणों को घटा और बढ़ा सकते हैं। ये सारी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आप लोग सबसे पहले काम कीजिए, जितनी भी ये विधियों के मैंने शॉर्ट्स पाई चार्ट इनके बनाए हैं ना, आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। ये आपके क्या होंगे, जब एग्जाम आएंगे उस समय क्विक नोट्स इनको देखने में आपके लिए काफी ज्यादा आसानी होगी। तो सभी के स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको याद करते रहिए। अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट्स में जरूर उस प्रश्न को लिखिए, आपको जल्दी उसका उत्तर दिया जाएगा। और इस वीडियो को आसानी से देख लीजिए और इनके बारे में भी चर्चा कीजिए और मेरे से सवाल जरूर पूछिएगा।